हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान सर बैंक लेवल 1। क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछा है कि इसमें आपका स्मॉलेस्ट स्केल कौन होता है। तो भैया जो स्मॉलेस्ट स्केल होता है, ऐसे समझिए, जिसका हर सबसे बड़ा जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे स्मॉलेस्ट। देखो इसमें हर किसका सबसे बड़ा है, यहाँ 100 है, यहाँ 500, यहाँ 2000, यहाँ 1000, यहाँ 2500 सबसे बड़ा है ना। तो जिस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का हर सबसे बड़ा वो सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिफ्ट काउंट ऑफ थ्योलाइट। थ्योलाइट का लिफ्ट काउंट कितना होता है आपको बताना जल्दी से। जो भैया थ्योलाइट होता है उसका लिफ्ट काउंट कितना होता है। 1 मिनट, 30 मिनट, 1 डिग्री, 20 सेकंड। तो कितना होता है भैया, तो आपका होता है 20 सेकंड। जो लिफ्ट काउंट होता है थ्योलाइट का 20 सेकंड होता है। अगर आपसे यहाँ पूछे कि आपका जो लेवल स्टाफ होता है उसका कितना होता है, इसका होता है 5 मिनट होता है। प्रिज्मेटिक कंपास कितना होता है, 30 मिनट होता है। और सर्विंग कंपास कितना होता है, 15 मिनट होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि लेवल स्टाफ का कितना होता है, प्रिज्मेटिक कंपास का कितना होता है, सर्वेयर कंपास का कितना होता है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आपसे पूछे कि वर्नियर थ्योलाइट की, तो आपको ध्यान रखना 20 सेकंड। अगर पूछे आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योलाइट की कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योलाइट की होती है आपकी 1 सेकंड। कितना होता है, 1 सेकंड होती है। आंसर देख लीजिए, बिल्कुल आपका 20 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और आपसे पूछे लेवलिंग स्टाफ का, तो 5 mm। डंपी लेब, और अगर आपसे पूछे डंपी लेवल का जो भी होता है वो भी आपका भी 5 mm ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ चेन इज फाउंड टू शॉर्ट ऑन टेस्टिंग। मतलब अगर चेन को टेस्ट किया गया, उन पाया गया कि कुछ चेन छोटी है। मतलब चेन की लंबाई एक्चुअली कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक मतलब 20 मीटर होती है। आपने इसको टेस्ट किया, पाया कि 19 मीटर ही है, मतलब 1 मीटर छोटी। अब क्या करोगे आप बताओ, अब क्या करोगे। पहला ऑप्शन दे रहे हैं कि स्ट्रेंथिंग द लिंक, मतलब कि उसको खींच के थोड़ा लंबा कर, जो लिंक चपटी पर चपटी हो गई है, या थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी उनको सीधा कर दो। पहली बात कह रहे हैं, ये तो भाई बिल्कुल सही लग रहा है। फिर इसमें कह रहे हैं इंसर्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग, मतलब अगर मान लो कोई ये आपके चेन रिंग अगर छोटी हो गई है तो उसमें एडिशनल और आपको सर्कुलर रिंग डाल दो। ये भी बात सही कह रहे हैं। फ्लैटरिंग द सर्कुलर रिंग, मतलब जो कि आपकी फ्लैट हो गई रिंग उनको भी सर्कुलर फॉर्म मिल जाए। जैसे मान लो ऐसे सर्कुलर होता है, इसका डाया ऐसे होता है। लेकिन अगर ये फ्लैट हो गई हैं, ऐसे हो गई हैं, या ऐसे हो गई हैं, तो इनको क्या करना है, इनको गोलाकार मिला होता है कि इनका डाया बढ़ जाए, उनकी लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ पे ऑल ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, ऑल ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ विथ फॉर्मेशन बी। मतलब कुछ इस तरीके से कह रहा है कि मतलब अगर ये आपका फॉर्मेशन बी इस तरीके से है, डेप्थ आपका डी है, स्लोप इसका एस है, है। तो इस केस में क्या होता है, आपका जो आपका स्लोप होता है वो हाईवे विथ नो टर्म स्लोप, एम्बैंकमेंट का एरिया क्या निकालता है। तो आपको पता है कि बी डी प्लस के क्या करते हैं, स्लोप डी का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि टेम्परेचर से सॉरी भैया, आपको पता है करेक्शन फॉर टेम्परेचर का हम लोग जब करते हैं, जहाँ पे टेप लेंथ एल होती है, अब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है एवं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो इसको तो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर क्या है, अल्फ़ा है। निकालना क्या है, करेक्शन। सबसे पहले यहाँ से ये समझो कि मान लो अगर आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। आप जहाँ पे काम कर रहे थे, या जो चेन हमारी काम करने के काबिल है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेन चेन जो है काम करने के काबिल है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, आप टेम्परेचर को बढ़ा दो, कितना बढ़ा दोगे, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब वहाँ पे आप चेन लेके जा रहे हो, नाप रहे हो, तो टेम्परेचर जब अधिक होगा तो चेन की लेंथ क्या होगा, इनक्रीज कर जाएगी। अगर चेन की लेंथ इनक्रीज करेगी, सपोज आप 20 मीटर चेन लेकर गए थे, वो इनक्रीज होगा 21 मीटर हो गई है। इतना तो नहीं इनक्रीज करेगी, लेकिन मान लेते हैं एग्जांपल को समझने के लिए कि आपकी चेन कितनी हो गई, 21 मीटर हो गई। जब आपकी चेन 21 मीटर हो जाएगी, जब आप 21 मीटर की चेन से 21 मीटर की चेन से आप नापोगे, तो सपोज आपने 40 मीटर को नापा, ठीक है, 40 मीटर को अगर आपने नापा है, तो आपका भैया जो है 21 मीटर की आपकी चेन लंब हो गई है। अगर आप थोड़ा समझ लीजिए तो बहुत ही आसानी हो गई है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लोगों से गलत ही होता है। अगर ये हो जाएगा, मान लो आपने नापेंगे 40 मीटर, लेकिन एक्चुअली में आप जो है नाप रहे हैं, मान लो 40 मीटर आप नाप रहे हैं, लेकिन तो जब 21 मीटर की चेन आपकी हो जाएगी बढ़ करके, और आप जो है टोटल मान लीजिए 40 मीटर की लंबाई नापते हैं, तो एक जब आप 40 मीटर की लंबाई नापेंगे, तो आप इससे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 40 मीटर लिखेंगे। लेकिन एक्चुअली में जो फील्ड में नाप होगी वो 42 मीटर होगी। तो आप कहीं ना कहीं क्या कम नाप रहे हैं। तो आपकी चेन जब बढ़ जाती है तो आप कम नापते हैं। आपने सुना होगा बड़ी चेन कम नापती, घटी नापे जाती है। तो ऐसा ही होता है, बड़ी चेन आपकी जो होती है कम नापती है, और घटी आपकी जो होती है ज़्यादा नाप जाती है। तो अगर 40 मीटर की लंबाई बढ़ जाएगी और आप एक्चुअली में कितना नाप, 42 मीटर नाप, तो आप कम नाप रहे हैं, कम नाप रहे हैं ना, तो आपकी एरर कैसी है, नेगेटिव है। तो करेक्शन किस में करेंगे, पॉजिटिव में करेंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा है, करेक्शन किस में होगा। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा तो करेक्शन किस में होगा, तो करेक्शन आपका पॉजिटिव में होगा। देखो सी ऑप्शन बिल्कुल है। देखो इसमें बहुत ही थोड़ा आसान होगा, लेकिन 61% लोगों ने इसको सही किया। तो ये थोड़ा ध्यान रखने चीज़ें होती हैं, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट लगता है, तो ये कंसेप्ट होता है इसके पीछे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द फॉर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग।
सपोज आपका ये है, यहाँ से आपने अल्फ़ा रीडिंग आपने पढ़ी, ए आपका बी है, ठीक है। फिर यहाँ आपने जो है बैक बेयरिंग रीडिंग पढ़ी, ए सी रीडिंग। तो बैक बेयरिंग कह रहा है फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका 180 डिग्री होना चाहिए। लोकल अट्रैक्शन के केस में नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं अलग पूछा, ये पूछा है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो आपका चाहे इंटीरियर एंगल हो चाहे आपका एक्सटीरियर एंगल, कभी आप निकालोगे 260 आ जाएगा, कभी आप निकालोगे 120 आ जाएगा, मतलब 180 से कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, मतलब इंटीरियर होगा आप तो एक्सटीरियर दोनों भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लेते हैं। बिल्कुल हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो इसको भी 60% लोगों ने नहीं किया है, लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ यहाँ पे होती है लोगों से। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरनल एगर। जो आप इनमें 3 सेट दिए गए इंटरनल एंगल के, बताना है इसमें कौन वेल कंडीशन एंगल होता है। सबसे पहले जान लो वेल कंडीशन एंगल होगा क्या है। 30 डिग्री से कम ना हो, 120 से अधिक ना हो। अगर इसके बीच में जो एंगल का सेट होगा वही आपका आंसर होगा। ये देखो, तो 20 आ गया तो पहला गलत हो गया, क्योंकि 30 से कम नहीं होना चाहिए। या 25 आ, ये भी गलत हो गया। ये 15, ये भी गलत हो गया। तो ये देखो 30 से लेकर के कहाँ पे 120 के बीच में है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग द एक्सप्रेशन फॉर द एडिटिव कांस्टेंट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द स्टेडी इंटरवल। तो फोकल लेंथ अगर आपकी F5 स्टेडी इंटरवल आपका आई है, तो आपका जो एडिटिव कांस्टेंट होता है वो F+DI होता है। अगर मल्टीप्लाइंग पूछा तो F/I होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाइंग नहीं पूछा है, वो पूछा एडिटिव, तो आपका नंबर सी होगा इसका आंसर। देख लीजिए आंसर क्या सही है, बिल्कुल सही है आपका F+D। अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग कंटूर रिप्रेजेंट आइदर हिल और पॉन्ड। किस प्रकार का जो होते हैं पॉन्ड आपके जो होते हैं, हिल अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके बने होते हैं। हिल में, हिल के लिए ऐसे बने होते हैं, मतलब जो कंटूर के, मान लो अगर ऐसे कंटूर अगर होगा तो अगर हिल के लिए शो किया होगा तो यहाँ पे कितना होगा 90, यहाँ पे 100, यहाँ 110, मतलब कि अंदर की वैल्यू क्या होती है हिल के लिए बढ़ती है। और पॉन्ड में भी ऐसे ऐसे होता है, तो लेवल सेम अगर होता है। तो कह रहा है क्या क्लोजली प्लेस कंटूर होगा कि डिस्टेंट कंटूर होगा। तो कंटूर हैविंग कंसेंट्रिक सर्कल, क्योंकि इनके पास क्या होता है एक सर्कल में होते हैं। चाहे अगर वैल्यू अंदर की ओर बढ़ रही होगी तो हिल होगा, अगर वैल्यू अंदर की ओर घट रही होगी तो आपका क्या होगा, वैली होगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कर्व इन द डिग्री ऑफ द कर्व फॉर ए रेडियस ऑफ 573, मतलब रेडियस आपको कितना दिया है 573 मीटर आपका रेडियस है। चेन लेंथ मान को मानना है कि 20 मीटर की मानना है, तो डिग्री कितना होगा। तो इसके लिए क्या होता है 1146/d होता है। तो 1146/573 कर दो, तो 2 3 6 2 से 14 बजे 2 डिग्री आ जाएगा। डिग्री का मान कितना आ जाएगा, रेडियस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 डिग्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही आपको पूछा होता कि 30 डिग्री में 30 मीटर चेन के लिए क्या होता है 1719 लगा देते हैं आप, बल्कि 20 मीटर के बाद 1146 लगा आपको लगाना पड़ेगा। इसको भी 1719 1720 आपका ये होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए स्टेशन दैट इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। अगर कोई स्टेशन आपका लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होगा तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि डिफरेंस बिटवीन द फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 90। गलत बात, पहले 90 नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। गलत बात है, क्यों, क्योंकि कह रहा है इसमें करेक्ट बताना है कि जब भी लोकल अट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे आपका फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 नहीं होता, 180 से कम 180 से ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मान लो कोई 100 280 है और कोई आपका अगर 101 डिग्री हो गया, 10 में से 1 गए 9 7, तो मतलब 179 आता है या 181 आता है, अगर जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन हुआ होता है। अगर 180 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया हम लोकल अट्रैक्शन हुआ ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन पढ़ते हो, डिफरेंस बिटवीन फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऑप्शन आपका सही होगा। कौन भैया, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो डिफरेंस होगा उनके बीच में 180 डिग्री नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को करेक्ट देखना, यहाँ पे करेक्ट कह रहा है, करेक्ट पूछा है ना कि इनकरेक्ट पूछा है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेक द लाइन ऑफ साइड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। व्हिच आर द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज, इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है यूज किया जाता है फॉर लाइन ऑफ साइड परपेंडिकुलर, मतलब जो आपकी लाइन ऑफ साइड है परपेंडिकुलर किसके है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। तो ये कौन सा टेस्ट होता है, ये भी आपका होता है एजीम्यूथ टेस्ट होता है। इसका देख लेते हैं एजीम्यूथ टेस्ट का होता है। अब देख लेते हैं, हमने स्पैर टेस्ट पहले किया था, इसको 28% लोगों ने गलत किया है, ठीक है। अगले आगे देखो सारा देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो जो एजीम्यूथ टेस्ट होता है क्या करने के लिए होता है, मेक द लाइन ऑफ साइड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये होता है। क्रॉस हेयर रिंग क्या होता है आपका, मेक द वर्टिकल क्रॉस हेयर लाइन इन पैरेलल लाइन प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये होता है। स्पैर टेस्ट क्या होता है, मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस होता है। वर्टिकल आर्क टेस्ट में क्या होता है, मेक द वर्टिकल सर्किल इंडिकेट जीरो व्हेन द लाइन ऑफ साइड इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस होता है। तो सारा आपको पढ़ लेना है, अगर कोई भी है तो आपको एग्जाम में कर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि व्हिच आर द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ वाटर लेवल ऑफ स्टिल लेक। जो आपका स्टिल लेक होता है वो कौन सा सरफेस देता है, लेवल सरफेस, कंटूर सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, नॉन ऑफ द बीच। तो इसमें बताया कंटूर सरफेस के साथ जाते हैं, देखिए इसमें क्या सही होता है।
बिल्कुल गलत बात है, कंट्रोल सरफेस नहीं होता। वो जो आपका जो होता है रिप्रेजेंट करता है सरफेस ऑफ वाटर को लेवल स्टिल लेक के लिए। क्या होता है, कंट्रोल सरफेस नहीं होता, वो आपका होता है लेवल सरफेस। देखो इसको लोगों ने गलत किया है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो सरफेस ऑफ वाटर होता है लेवल स्टिल लेक, मतलब जो झील का शांत तल होता है, जो सरफेस दिखाता है वो हमारा लेवल सरफेस होता है, ना कि कंट्रोल सरफेस होता है, ठीक है। कंट्रोल सरफेस तो इसमें वह अंतर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिवीजन ऑफ वर्नियर आर इंक्रीजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब आपकी एक मेन स्केल होती है, एक आपकी होती है क्या वर्नियर स्केल। तो कह रहा है कि डिवीजन ऑफ वर्नियर आर इंक्रीजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन स्केल। मतलब मेन स्केल की रीडिंग अगर इधर बढ़ रही है और वर्नियर स्केल इधर बढ़ रही है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड वर्नियर कह देते हैं। लेकिन अगर आपकी मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की रीडिंग सेम डायरेक्शन में अगर आपकी बढ़ती है तो हमारी क्या होती है, वो हमारी सिंपल वर्नियर होती है। आपने पढ़ा होगा कि एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर जो होता है वो n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल होता है, किस केस में, सिंपल वर्नियर में। अगर n डिवीजन ऑफ द वर्नियर जो आपका होता है n+1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल होता है, किस केस में, रेट्रोग्रेड में। फिर आपको पढ़ा होगा कि n डिवीजन ऑफ द वर्नियर जो होता है 2n-1 डिवीजन ऑफ द होता है, आपका रेट्रोग्रेड में होता है, वो आपका होता है एक्सटेंडेड वर्नियर में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लम बॉब लाइन एट टू डिफरेंट प्लेसेस जियोडेटिक सर्वे। अच्छा बताओ जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसिडर किया जाता है। अगर अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसिडर किया जाएगा तो जो प्लम बॉब लाइन होगी वो एक यहाँ पे आकर के क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर नहीं लिया जाएगा तो वो एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्लम बॉब लाइन एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन जियोडेटिक सर्वेइंग, तो क्या होगा, वो इंटरसेक्ट करेंगी एट द सेंटर ऑफ द, बिल्कुल इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर यही होता है कि प्लेन सर्वे में क्या होता है, पैरेलल हो जाती है इस तरह के, क्योंकि मान लो ये आपकी सरफेस ये हो जाती है, सरफेस से अगर नीचे डालेंगे लाइन तो ये पैरेलल में आ जाएगा। लेकिन जियोडेटिक सर्वे को लिया जाएगा, मतलब कर्वेचर को देखा जाएगा तो क्या करें, कोइंसाइड कर जाती हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हुई जो द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन 30 फीट गलत बात है, क्योंकि 100 फीट होती है वो। लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन गलत बात, 100 फीट होती है। लेंथ ऑफ गंटर चेन ये बिल्कुल सही बात है। लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन गलत क्यों है, क्योंकि ये 33 फीट की होती है, ठीक है। तो इसको आपको सबको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर स्टेटमेंट पूछा है तो गंटर चेन आपकी 66 फीट की होती है। भैया देखना गंटर चेन आपकी कितनी होती है, 66 फीट की होती है। और इसमें कितनी, इसमें जो है 100 ही इसमें जो है लिंक होती है, 100 लिंक होती है। तो एक लिंक कितनी हो जाएगी, 100 से भाग दो, 0.66 फीट पूछता जाता है कि या 0.66 फीट को चेंज करोगे, एक फीट में कितना होता है, 12 इंच होता है, 7.92 इंच आता है। एक लिंक की लंबाई 7.92 इंच होती है। और 7.92 को जो है ये आपको कभी कभी मीटर में पूछ लेता है। तो 7.92 इंच होता है। इंच में जब आप 2.54 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2.54 से मल्टीप्लाई करो आएगा आपका 20.11 में जो है 6 करके आएगा। ये आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर में। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि जो आपकी गंटर चेन है, गंटर चेन की लंबाई कितनी होती है, एक लिंक की लंबाई क्या होता है, एक लिंक की लंबाई। तो आपको पता है 66 फीट टोटल होती है, 100 इसमें लिंक होती है, एक लिंक 0.66 फीट की हो गई, और एक लिंक को जब करोगे 7.92 इंच होगी। और 7.92 इंच को जब आप करोगे तो गुणा किससे, 2.54 से, तो आएगा 20.11। तो इसको ध्यान रखना, ये पूछता है कि एक लंबाई कितनी होती है, तो 20.11 तक पूछता है क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखना भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर होल सर्किल बेयरिंग। तो होल सर्किल बेयरिंग के लिए कौन सा करेक्ट होता है, आपको पता है कि होल सर्किल बेयरिंग हम लोग जो नापते हैं वो नॉर्थ से हमेशा नापते हैं। नॉर्थ होगा, इसी नॉर्थ से ही नापते हैं, जहाँ जहाँ नापे नॉर्थ से ही नापते हैं, नॉर्थ से ही उसको मेजर करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से नापते हैं। लेकिन अगर रेड्यूस बेयरिंग होता है तो रेड्यूस बेयरिंग हम लोग कहीं से भी नाप सकते हैं। रेड्यूस बेयरिंग के लिए कुछ नहीं किया गया। रेड्यूस बेयरिंग आपकी जो है, अगर रेड्यूस बेयरिंग है तो यहाँ से भी नाप लो, नॉर्थ से भी नाप दो, इधर से नाप दो, यहाँ नाप देते हैं, इधर नाप देते हैं, इधर नाप लेते हैं, इधर नाप लेते हैं। पर इसमें पूछा है कि करेक्ट इसके लिए पूछा है वो होल सर्किल बेयरिंग के लिए हो जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस। हमेशा किससे नापते हैं, नॉर्थ से, साउथ से नहीं नापते, कहीं भी कभी साउथ से नहीं, हमेशा नॉर्थ से नापते। उसको ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बैक साइड रीडिंग टेकन फ्रॉम ए लेबल एट ए बेंचमार्क। मतलब जो एक बैक साइड रीडिंग है ली गई है कहाँ पे, एक बेंचमार्क पे, जहाँ पे बेंचमार्क कितना आपका है 1.56 मीटर। कितना भैया, पेन तो रेडी रहने दो। 1 पॉइंट कितना है, 1.56 है। फिर पूछा है कि फॉर साइड एट ए पॉइंट, वहाँ पे जो फॉर साइड रीडिंग है वो कितनी है, इन्वर्टेड स्टॉप की है, तो 1.65 है। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे आपका ऐसे लेबल रखा हुआ है, ठीक है, तो इस यहाँ पे जो है आपका जो रिड्यूस लेवल आपको निकालना है, ठीक है, बताना है 8.A का, ठीक है। और यहाँ पे जो बेंचमार्क है कितना है, 150 मीटर है। बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क एक पहले से ही पता नोन पॉइंट होता है, उसका लेवल पता होता है। भैया यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो, यहाँ अपना अगर लेवल स्टाफ है, आप अपना ये लगा रहे हो डंपी लेवल वगैरह, तो यहाँ पे बेंचमार्क कितना 150 है। और यहाँ पे जो है
अगर आप इसकी पूछें कि बैक साइड रीडिंग कितनी है, 1.56 है, तो बेंच मार्क में पहले हम बैक साइड रीडिंग निकाल करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? बेंच मार्क में बैक साइड को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस के 1.56, तो ये हमने निकाले 151.56, ये निकाल लिया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। हमको जब रेडियस लेवल निकालना होता है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फार साइड रीडिंग को हमको घटानी होती है। पर इस केस में क्या है कि मान लो आपका लेवल ऐसे ही, मतलब आपने यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखा है, आपने पता कर लिया कि यहाँ पे हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी आ गई थी? 51.56 आ गई थी। लेकिन इन्वर्टेड है, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है और यहाँ पे ऐसे इन्वर्टेड स्टाफ ऐसे रखा गया है, तो इसकी रीडिंग आपको पढ़ रहे, आप जो है अब इसकी रीडिंग पढ़ रहे हो, तो इसकी रीडिंग कितनी आ रही है? इसकी रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है 1.65। तो जब भी आपका इन्वर्टेड स्टाफ हो तो नेगेटिव रीडिंग में होती है। तो यहाँ भी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे तो है ही 51.56 में से उसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, लेकिन ऑलरेडी वो माइनस में वैल्यू होती है 1.65, इसलिए दोनों क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 51.56 प्लस का आपका 1.65, तो 6 5 11, 6 5 11 12, 1 1, 6 5 11, 6 5 11 12 और 2 1 3, और 151 है ना, 150 है, 150 है, 150 है, तो 151.31। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी आंसर करेक्ट होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच द फंक्शन ऑफ द प्लम्बिंग फार्क इन प्लेन टेबल सर्विंग। प्लेन टेबल सर्विंग का जो प्लम्बिंग फार्क होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो वो सेंटरिंग के काम आता है। आपने देखा होगा प्लम्बिंग फार्क, ऐसे ही उसको व्यू फार्क भी कहते हैं। ऐसे आपका डम प्लेन टेबल होता है, उसके ऊपर ऐसे चिमटे तरीके से लगा करके नीचे लगाया था, सेंटरिंग करने के काम आता है। इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है कि द लाइन व्हिच यूज कलेक्ट द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एरिया। आपको पता है बेस लाइन सबसे लंबी लाइन होती है, चेक लाइन एक्यूरेसी करने के लिए होती है। मेन लाइन आपकी जो होती है सर्वे स्टेशन की जो A B C D है आपकी मेन लाइन होती है। टाइल लाइन आपकी होती है बीच की जो डिटेल लेने के लिए काम आती है, जिसका क्वेश्चन पूछा डी आउटर, तो टाइल लाइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सर्विंग लेवल हमने कर लिया, आप सर्विंग लेवल 2 भी करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।